हेलो फ्रेंड्स। तो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ध्वनि। जनरल साइंस पटवार और रीट लेवल 2 के अंदर ये टॉपिक आपका शामिल होता है। इसके अलावा जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे एसआई है, एसएससी का एग्ज़ाम है या जनरल साइंस जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फॉलो होती है, तो उसमें ध्वनि या साउंड जो टॉपिक दिया होता है, जिसके बारे में पार्ट 1 हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लें ताकि अगली बात आपको आसानी से क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स, हाल फिलहाल रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम जैसा कि घोषित किया जा चुका है 25 अप्रैल को, तो उसी के संदर्भ में मैं ये ध्वनि टॉपिक जो है फिजिक्स का टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख लें। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी 2, जिसमें पहली टेस्ट सीरीज़ के अंदर केवल केमिस्ट्री का सिलेबस था और दूसरी टेस्ट सीरीज़ में केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस था। तो जिन भी साथियों को उस टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट चाहिए वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर मैसेज कर सकते हैं और उनकी पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित सभी वीडियो जो है जिसमें जनरल साइंस फॉलो होती है वो अवेलेबल हो जाएंगे। और जीके के भी, जैसा कि घोषणा की जा चुकी है कि रीट में जीके भी फॉलो होगा, तो जीके के वीडियो भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवा दिए जाएंगे जैसे ही सिलेबस की घोषणा होती है। तो कल जो हमने डिस्कस किया था ध्वनि के बारे में, वो मोटा मोटा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक तो ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। और यांत्रिक तरंग में भी अगर प्रकार पूछ लेता है तो अनुदैर्ध्य। यांत्रिक तरंग हमने डिस्कस की थी 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। अगर ध्वनि तरंग के बारे में आपसे पूछ लेता है तो वो यांत्रिक तरंगे हैं अनुदैर्ध्य प्रकृति की। और यांत्रिक तरंग क्या होती है? जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि की जो चाल है वो हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल का जो क्रम है वो सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। तो ध्वनि की चाल का जो सीक्वेंस है वो सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। और ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की हमने पढ़ी थी। ध्वनि तरंगे कौन कौन सी? एक तो अवश्रव्य तरंगे, दूसरी श्रव्य तरंगे और तीसरी पराश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है। श्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, वो श्रव्य तरंगें हैं। और जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो पराश्रव्य तरंगे हैं। वो पराश्रव्य तरंगे हैं। और जो श्रव्य तरंगे होती हैं उन्हें हमारा कान जो है वो सुन सकता है, तो ये श्रव्य तरंगे ही ध्वनि कहलाती हैं। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। 2 ध्वनि तरंगे तो ऐसी होती है जिन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता, अवश्रव्य और पराश्रव्य। लेकिन जो श्रव्य तरंगे हैं उन्हें हमारा कान सुन सकता है, तो ये श्रव्य तरंगे ही ध्वनि कहलाती हैं। श्रव्य तरंगे ही एक्चुअल में ध्वनि कहलाती है। अब देखें
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमने कल डिस्कस किया था कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है किसमें? ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। अब ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि ठोस के कण पास पास होते हैं, तो ठोस का घनत्व अधिक होता है। गैस के कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अतः गैस का घनत्व कम होता है। क्लियर? ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, अतः ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है। गैस के कण दूर दूर होते हैं तो गैस का घनत्व कम होता है। यानी घनत्व बढ़ने पर, घनत्व जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, यानी ध्वनि की चाल घनत्व के साथ परिवर्तित होती है। तो जब एक माध्यम से कोई भी ध्वनि दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल बदल जाती है क्योंकि माध्यम का घनत्व बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं द्रव से गैस में गई, द्रव से पानी से वायु में गई, तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर ध्वनि पानी से वायु में जाती है तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। जैसे मान लो 400 हर्ट्ज की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 400 हर्ट्ज की कोई ध्वनि है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, 400 हर्ट्ज की ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो उसकी चाल तो बदल जाएगी पर उसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज ही रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्वनि जो है, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो चाल होती है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। क्लियर? चाल बदलेगा तो चाल तो बदल जाएगी लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। इसका मतलब चाल जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, चाल के साथ आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। तो ध्वनि की चाल घनत्व पर निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, यानी 400 हर्ट्ज की चाहे ध्वनि है, चाहे 2000 हर्ट्ज की है, उसकी जो चाल है वो माध्यम पर डिपेंड करेगी। माध्यम ठोस है तो उसकी चाल ज़्यादा होगी, माध्यम गैस है, वायु है, तो उसकी चाल कम होएगी। तो ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, न कि ध्वनि की आवृत्ति पर। दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि की चाल घनत्व पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्लियर? अब आते हैं ध्वनि के लक्षण। ये प्रॉपर हमारे रीट के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, ध्वनि के लक्षण अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो ध्वनि के मुख्य 3 लक्षण होते हैं। एक तो तीव्रता, तीव्रता यानी इंटेंसिटी, और दूसरा तारत्व, तारत्व यानी पिच, और तीसरा गुणता। तीसरा जो ध्वनि का लक्षण है वो है गुणता, क्वालिटी। तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता क्या है? सबसे पहली बात, तीव्रता क्या है? तो तीव्रता जो है वो ध्वनि हमें तेज या जो धीमी सुनाई देती है, ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना उसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है। ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना जो है वो उसकी तीव्रता पर
डिपेंड करता है। क्लियर? तीव्रता ज़्यादा है तो ध्वनि बहुत तेज सुनाई देगी। तीव्रता ज़्यादा है तो ध्वनि बहुत तेज सुनाई देगी, और तीव्रता कम है तो ध्वनि धीमी सुनाई देगी। और तीव्रता का जो मात्रक होता है वो बेल बड़ा मात्रक है, इसलिए हम लोग छोटा मात्रक यूज करते हैं, डेसीबेल। डेसीबेल क्या है? डेसी यानी 1/10, 1/10 बेल, यानी बेल का 1/10 भाग जो है, बेल का 1/10 भाग जो है वो डेसीबेल कहलाता है। बेल बड़ा मात्रक है और डेसीबेल छोटा मात्रक, यानी बेल को 1/10 से गुना कर दे, यानी बेल का 10वां भाग डेसीबेल कहलाता है। तो ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना उसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है। तीव्रता ज़्यादा है तो ध्वनि तेज सुनाई देगी, तीव्रता कम है तो ध्वनि धीमी सुनाई देगी। तारत्व क्या है? तारत्व वो है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। मोटी या पतली, ध्वनि का मोटा या पतला, मोटी या पतली ध्वनि, ये तारत्व पर डिपेंड करती है। मोटी या पतली ध्वनि, जैसे लेडीज़ की आवाज़ जो है वो थोड़ी पतली होती है क्योंकि उनका तारत्व ज़्यादा होता है। तारत्व ज़्यादा है, तार समझते हैं आप लोग? तार मतलब बिल्कुल पतला। तार जो होती है, तारत्व तार से लिया हुआ, मान लो तार होती है बिल्कुल पतली, तो ध्वनि जितनी पतली है ना, इसका मतलब तारत्व उतना ही ज़्यादा है। तारत्व ज़्यादा है तो ध्वनि पतली होती है, और तारत्व कम है तो ध्वनि मोटी होती है। तारत्व ज़्यादा है तो ध्वनि पतली होती है, तारत्व कम है तो ध्वनि मोटी होती है। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तारत्व बढ़ने पर ध्वनि पतली हो जाएगी। तारत्व जितना ज़्यादा होगा ध्वनि उतनी ही पतली होगी। क्लियर? तारत्व कम है तो ध्वनि मोटी होगी। अब गुणता, क्वालिटी क्या है? गुणता क्या है? वापस देख ले। तीव्रता क्या है? ध्वनि का तेज या धीमा सुनना तीव्रता है। जैसे स्पीकर में ध्वनि बज रही होती है बिल्कुल तेज से, तो मतलब उसकी तीव्रता उतनी ज़्यादा है। तारत्व क्या है? ध्वनि का मोटा या पतला होना। ध्वनि का मोटा या पतला होना। तेज या धीमा होना तो वो तो तीव्रता में आता है। स्पीकर में जो ध्वनि बजती है उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। तारत्व ध्वनि का मोटा या पतला होना। गुणता क्या है? गुणता, मान लो कोई दो ध्वनियाँ आई एक साथ, जैसे मान लो एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। दो व्यक्ति हैं, एक राम और दूसरा श्याम। इन्होंने जो ध्वनि थी उनकी तीव्रता भी समान थी, तीव्रता समान थी और तारत्व भी समान था। उस ध्वनि की तीव्रता भी समान थी और तारत्व भी समान था। लेकिन जब ये राम और श्याम अपने को, मान लो दोनों में से कोई आवाज़ लगा रहा है और अपने उसकी आवाज़ से ही हम पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ राम की है, ये आवाज़ राम की है, तो वो क्वालिटी है, गुणता है। यानी समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनियों में जब अंतर पहचाना जाता है तो वो अंतर गुणता के आधार पर पहचाना जाता है। अब अपने को कोई व्यक्ति हमारा नोन है जो वो आवाज़ लगाता है, तो अपने उसकी आवाज़ सुन के पहचान जाते हैं कि हमें आवाज़ किसने लगाई है। उस व्यक्ति को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो यानी समान तीव्रता और समान तारत्व वाली ध्वनियों में अंतर, समान तीव्रता और समान तारत्व वाली ध्वनियों में जो अंतर किया जाता है वो उसकी क्वालिटी के आधार पर, गुणता के आधार पर किया जाता है। तीव्रता समान है, तारत्व भी समान है, पर हम उन दोनों ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं। राम और श्याम की ध्वनि में हम अंतर कर सकते हैं, तो वो उस ध्वनि की क्वालिटी है, गुणता है। तो तीनों बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। तीव्रता क्या है? ध्वनि का तेज या धीमा सुनना, ध्वनि का तेज या धीमा सुनना, ये तीव्रता है। तारत्व क्या है? ध्वनि का मोटा या पतला सुनना, ये तारत्व है। ध्वनि का मोटा या पतला होना, ये तारत्व है। तारत्व जितना ज़्यादा होगा ध्वनि उतनी पतली होगी। गुणता क्या है?
समान तीव्रता और समान तारत्व वाली ध्वनियों में विभेद करना, अंतर करना गुणता कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। उसके बाद एक टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ इको, प्रतिध्वनि, सिलेबस के अंदर प्रतिध्वनि। इको, इको बोलते हैं प्रतिध्वनि को, इको। तो प्रतिध्वनि या इको क्या है? जब आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है ना अपने को, वो प्रतिध्वनि या इको होती है। आवाज का गुंजन, ध्वनि का गुंजन, ध्वनि का गूंजना, ध्वनि का गूंजना, ये होता है इको। जैसे अपने किसी कमरे में बैठे होते हैं, खाली कमरा है और अपने किसी को आवाज़ लगाते हैं तो वो ध्वनि जो होती है वो गूंजती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम जोर से बोलते हैं तो ध्वनि जो होती है वो गूंजती हुई दिखाई देती है, वो है इको। इको क्या है? देखो उसमें क्या होता है, ध्वनि जो तरंग होती है, ध्वनि तरंग, ये सामने स्थित किसी दीवार या पहाड़, किसी दीवार से या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है। जैसे ये यूं जा रही थी, ये इससे टकराई और परावर्तित हो गई, परावर्तित हो गई यानी मुड़ गई ये, और मुड़ती हुई ये वापस हमारे तक आ गई तो हमें ये वापस सुनाई देती है, गूंजती हुई सुनाई देती है, तो उसे हम बोलते हैं इको। तो ध्वनि का गूंजना इको कहलाता है, जिसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इको का मुख्य कारण है ध्वनि का परावर्तित होना या ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए जो परावर्तक सतह है, जो परावर्तक सतह जैसे दीवार है या पहाड़ है, और जो श्रोता है जो उसको सुनना चाहता है, उस प्रतिध्वनि को सुनना चाहता है, जो श्रोता है और जो परावर्तक सतह है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर। यानी श्रोता और परावर्तक के बीच कम से कम 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी वो प्रतिध्वनि सुन सकता है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस इससे कम है तो फिर वो प्रतिध्वनि नहीं सुन सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो 16.6 मीटर का डिस्टेंस, यानी लगभग 17 मीटर का डिस्टेंस उनमें होना चाहिए, लगभग 17 मीटर। अगर ऑप्शन में 16.6 मीटर नहीं आता है तो फिर 17 मीटर आपके पास आएगा। क्लियर? 17 मीटर आपके पास वहाँ आएगा। 16.6 मीटर का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए श्रोता और परावर्तक के बीच। और इको कम करने के तरीके क्या हैं? जैसे हम किसी क्लासरूम में बैठे होते हैं तब भी कई बार आवाज़ गूंजती है, उसको कम करने के तरीके क्या हैं? तो सबसे बढ़िया तरीका जो है, किसी भी रूम के अंदर आवाज़ को अगर हम चाहते हैं कि वो ना गूंजे, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि वो दीवारों पर पर्दे लगा दें कपड़े के, क्योंकि वो दीवार से टकरा कर आ रही है, ये दीवारें हैं, वो ध्वनि जो है वो दीवार से टकरा कर वापस आ रही है। तो अगर हम इन दीवारों के चारों ओर पर्दे लगा दें तो ध्वनि दीवार तक पहुंचेगी नहीं, ध्वनि पर्दे तक रहेगी और टकरा कर वापस नहीं आएगी। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। या फिर दीवार जो है वो समतल नहीं होनी चाहिए, दीवार जो है वो समतल नहीं होनी चाहिए। समतल है तो टकरा के वापस आएगी, वो समतल नहीं होनी चाहिए। वो दीवार टेढ़ी मेढ़ी कर दें तो भी वो टकरा कर वापस कान तक, हमारे कान तक नहीं पहुंचेगी, इधर उधर मुड़ जाएगी। क्लियर? तो एक तो या तो दीवार समतल नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा जो है टेढ़ी मेढ़ी या कटी फटी दीवार होनी चाहिए, या फिर हम क्या करें उसमें पर्दे लगा दें तो भी इको को कम किया जा सकता है। तो प्रतिध्वनि या इको क्या है? ध्वनि का गुंजन, ध्वनि का गूंजना, जिसका मुख्य कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगे जो होती है वो किसी भी टावर से या दीवार से या पहाड़ से टकराकर वापस हमारे तक आ जाती हैं, श्रोता तक पहुंचती है, उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो
तो कारण रहता है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। और श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितनी, 16.6 मीटर की, 17 मीटर की। तो ये था इको जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब वैसे तो बहुत से टॉपिक आते हैं ध्वनि में, अनुनाद है, ध्वनि का अनुनाद है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, डोपलर प्रभाव है, मैक संख्या है, लेकिन ये जो बातें हैं ये फिर 12th लेवल पे चली जाती हैं, उतना डीप अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। डोपलर प्रभाव का संबंध भी ध्वनि से ही है। ध्वनि का विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद, रेजोनेंस जो है ये सारे ध्वनि से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, लेकिन वो फिर 12th लेवल पे चली जाती है, तो इतना डीप अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो आपका दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, शोर, नॉइज़। शोर क्या है? शोर क्या है? शोर या नॉइज़, तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूं। जब ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है तो वो ध्वनि धीरे धीरे तेज होती जाएगी। ध्वनि की तीव्रता अगर बढ़ेगी तो वो ध्वनि धीरे धीरे क्या होगा, तेज होती जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब वो ध्वनि हमारे कानों को नहीं सुहाएगी, हमारे कानों को सुहाती नहीं है। तो जब कोई ध्वनि हमारे कानों को नहीं सुहाती तो हम उसको बोलते हैं शोर। अपने कई बार क्लासरूम में होते हैं तो बच्चे बोल रहे होते हैं पर वो अपने को नहीं सुहाते, तो अपने क्या यही कहते हैं कि शोर मत करो, क्योंकि उन्होंने तीव्रता ज़्यादा कर दी, ध्वनि तेज़ कर दी, अपनी तीव्रता ज़्यादा कर दी, तीव्रता ज़्यादा कर दी तो अपने को नहीं सुहा नहीं रही, तो अपने यही बोलते हैं कि शोर मत करो। तो शोर क्या है? तीव्रता बढ़ने पर, ध्वनि की तीव्रता बढ़ने पर ध्वनि जो होती है वो कर्ण प्रिय नहीं रहती, यानी कानों को अच्छी नहीं लगती, कर्ण प्रिय नहीं रहती। तो जैसे जैसे ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि जो होती है वो कर्ण प्रिय नहीं रहती, यानी कानों को अच्छी नहीं लगती। और जो ध्वनि कर्ण प्रिय नहीं होती ऐसी ध्वनि को हम शोर कहते हैं। सामान्यतः 80 डेसिबल से ज़्यादा वाली तीव्रता वाली ध्वनि जो है वो शोर कहलाती है। उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रीड के सभी वीडियो, साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है, इसके अलावा साइको के भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो और जीके अगर ऐड होता है तो उसके भी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो साथियों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।